हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट सीरीज। आज का कॉन्सेप्ट जो हम करने वाले हैं वो अभी तक जो हम कर रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक हमने लर्निंग थ्योरीज की बात की, ठीक है। लर्निंग क्या है, मोटिवेशन क्या है, तो वो थोड़े से टॉपिक अलग से थे। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटेलिजेंस से जुड़ा है। इंटेलिजेंस में से क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, ये कुछ आपके पास, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको मेनली पूछा जाएगा आईक्यू क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस पूछी जाती हैं। एंड इसमें आपको फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, आईक्यू का फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस की थ्योरीज आती है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है गार्डनर की थ्योरी। गार्डनर की थ्योरी में से एक दो क्वेश्चंस आराम से आएंगे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, इंटेलिजेंस टेस्ट में से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए कौन कौन से इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, क्योंकि अगर हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उसको मेजर कैसे किया जाता है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेनली हम इंटेलिजेंस को किस तरीके से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले कि है क्या इंटेलिजेंस, डेफिनेशन क्या है, आईक्यू क्या है, कैसे आया, किसने कॉन्सेप्ट दिया, मेजर जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में समझेंगे। उसके बाद थ्योरीज पे जाएंगे एंड देन टेस्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे, इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट से। इंटेलिजेंस क्या होता है, मेनली अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस को एक लेटिन शब्द से लिया गया है। इस शब्द इंटेलिजेंस को एक लेटिन शब्द से लिया गया है, जो कि है इंटेलिजेंशिया। इंटेलिजेंशिया और इंटेलिजियर, ठीक है। तो ये एक लेटिन शब्द है, यहां से इंटेलिजेंस को उठाया गया था और इसका मतलब है टू अंडरस्टैंड, ठीक है, टू अंडरस्टैंड, ठीक। तो क्या है एग्जैक्टली इंटेलिजेंस, अगर हम देखें, इंटेलिजेंस का मतलब होता है अगर आप चीजों को समझ पा रहे हो ना, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, तो मतलब आपके अंदर इंटेलिजेंस है। यहाँ पे वो चीज नहीं आएगी कि भाई आईक्यू हाई होना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना 140 प्लस आईक्यू होगा या बच्चा एक एवरेज से ज्यादा है तो वो इंटेलिजेंट बच्चा है, नहीं। इंटेलिजेंस का मतलब होता है योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स। इट्स एन एबिलिटी, एक क्षमता है, एक हमारी एक ऐसी एबिलिटी है कि जिससे हम चीजों को समझ पाते हैं, हम इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, हम सिचुएशंस को भी अंडरस्टैंड कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक आपकी क्षमता है, ये एक एबिलिटी है। हमारी बहुत सारी एबिलिटीज होती है, हमारे बहुत सारे पोटेंशियल्स होते हैं इंसान के, एप्टीट्यूड हो गया, एटीट्यूड हो गया, वैसे ही एक इंटेलिजेंस है, एक एबिलिटी, क्षमता है ये, ठीक है, जिससे हम चीजों को समझ पा रहे हैं, हम चीजों को क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। वैसे कुछ बताया है वेशलर ने, ठीक है। इट इज एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, टू एक्ट पर्पसफुली, टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट। क्या बोल रहे हैं ये, आपने यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ये तीन डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इन तीनों में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाता है, क्योंकि बैचलर के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो क्या बोला उन्होंने, एक्ट पर्पसफुली, टू डील इफेक्टिवली बट विद द इन्वायरमेंट। आपने, अगर आप इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट हो पा रहे हो, आप सिचुएशंस को अडेप्ट कर पा रहे हो, इट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट। एक हमारी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, ठीक है, क्लियर। ये हो गया। टर्मन क्या मानते हैं, टर्मन मानते हैं एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एक ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन माइंड है, उनका जो ह्यूमन माइंड का जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है वो ऐसे ही होता है, पहले कॉन्क्रीट चीजें समझता है एंड देन एब्स्ट्रैक्ट चीजें समझता है। तो हम जैसे, हम मेनली हमारा जो एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रहता है ना, वो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाता है, क्लियर। एब्स्ट्रैक्ट तब आएगा ना जब आप कॉन्क्रीट चीजें समझ पाओगे, बट इन्होंने बोला है एबिलिटी, वही सेम चीज, एक क्षमता है टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है आप यहाँ पे मेंटल प्रोसेसेस कर पा रहे हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का यूज कर पा रहे हो, आप डिफरेंट टाइप की थिंकिंग कर पा रहे हो, चाहे उसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, रैशनल थिंकिंग है, और वो हर एक इंसान करता है। इंटेलिजेंस में मेनली बात ये हो रही है कि वो हर एक इंसान कर सकता है। हर एक इंसान जो कि एजुकेटेड है नहीं है, जिसके पास डिग्री है नहीं है, इवन जो लिटरेट है नहीं है, वो इंटेलिजेंट हो सकता है अगर उसका आईक्यू एक एवरेज आईक्यू है। तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का, कह सकते हो डिग्रीज का कोई लेना देना नहीं है।
इंटेलिजेंस मेनली क्या बात करती है, आपकी एबिलिटी है ये, आपको हेल्प करती है कि आप लोगों के साथ कैसे, सिचुएशन के साथ कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाओ, इन्वायरमेंट में कैसे आप अपने आप को अडेप्ट कर पाओ, ये एक एबिलिटी है हमारी। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। गार्डनर क्या मानते हैं, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू क्रिएट प्रोडक्ट्स दैट आर वैल्यूड विद इन वन और मोर कल्चरल सेटिंग्स। तो मेनली बस इतना सा याद रखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं, इसमें अडेप्ट होना है एनवायरमेंट के साथ, रैशनल थिंकिंग होती है हमारी, ये सब इंटेलिजेंस है जो कि एक एवरेज ब्रेन या माइंड कर रहा है। एक एवरेज पर्सन ये काम कर रहा है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर रहा है, वो रैशनली भी सोच रहा है। तो भाई आईक्यू को अब थोड़ा सा आप अलग रखिए इंटेलिजेंस के साथ, उसको जोड़िए मत, क्योंकि आईक्यू की बात अलग से होगी। अभी सिर्फ क्या है, एक आपकी एक इंसान की क्षमता की बात हो रही है कि भाई हाँ, हमारे पास एक ये भी एक एबिलिटी है कि वी कैन एडजस्ट आवरसेल्फ और वी कैन अडेप्ट विद एनवायरमेंट। जैसा भी इन्वायरमेंट है, जहां पे भी हम जाते हैं, आज कुछ कहीं पे बैठे हैं, कल कहीं और सिचुएशन होगी, तो हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं ना। ये हमारा इंटेलिजेंस ही तो है। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये मेनली इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है। तो अब से आपने ऐसा नहीं बोलना है कि जो इंसान पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है, इट मीन वो बहुत वो इंटेलिजेंट है सिर्फ। जो इंसान पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है, जो इंसान मान लीजिए इसका आईक्यू हाई है, सिर्फ वही इंटेलिजेंट है, नहीं भाई। ये हर एक इंसान की एबिलिटी होगी, एबिलिटी होती है, बट वहां पे सिर्फ ये कंडीशन आ जाती है कि आईक्यू एटलीस्ट एवरेज आईक्यू होना चाहिए। और अगर आप चीजों को समझ पा रहे हो, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि भाई क्या है मेरे आसपास, ठीक है जी। क्या एक चीज और यहाँ पे याद रखनी है, कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस का कैसे आया, किसने दिया, और जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब पूछा जाता है हु इज फादर ऑफ मेंटल टेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक नाम आपको याद रखना है, अल्फ्रेड बिनेट, इनको बोलते हैं फादर ऑफ मेंटल टेस्टिंग। अल्फ्रेड बिनेट जो है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मेंटल टेस्टिंग। इन्होंने सबसे पहले काम किया था इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है। इन्होंने एक इनका क्या मेनली इनका क्या था मेनली वहां पे कि जब बात आई कि बच्चों को हमें पहचानना है कि हमारे कुछ बच्चे हैं, मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि इनको एक टास्क दिया गया था कि हमारे कुछ बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट है उनको बोलती है कि हमारे कुछ बच्चे हैं, फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हैं ये, वो बच्चे पढ़ाई में पीछे हैं, ठीक है। क्या है, वो बच्चे पढ़ाई में पीछे हैं, तो हम अब क्या करें? फिर इन्होंने बिनेट ने शुरू किया था काम टेस्टिंग के ऊपर, तब धीरे-धीरे फिर आईक्यू की बात होने लग पड़ी थी। क्योंकि आईक्यू से ही हमें पता चल सकता है कि कोई बच्चा पढ़ाई में पीछे है, उसका आईक्यू क्या है, क्यों है, ये सब चीज़ें। वो उसका वीक एरिया क्या है, ठीक है? तो टेस्ट मतलब मेनली आईक्यू क्या है? आईक्यू एक इंटेलिजेंस टेस्ट है। आईक्यू से हम मेजर कर सकते हैं इंटेलिजेंस को, हम असेस कर सकते हैं। तो अल्फ्रेड बिनेट के बाद कुछ-कुछ नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है? अल्फ्रेड बिनेट के बाद एक नाम आता है विलियम स्टर्न का। विलियम स्टर्न का, ठीक है? विलियम स्टर्न जो है, इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, ठीक है? इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया अराउंड 1912, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, एक और नाम याद रखना है टर्मन का, लुईस टर्मन, जिन्होंने दिया फॉर्मूला ऑफ आईक्यू, ठीक है? फॉर्मूला ऑफ आईक्यू। सो बेसिकली क्या है, बिनेट ने काम शुरू किया था कि यस, हम इंटेलिजेंस के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो जो पढ़ाई में पीछे हैं, हमें पता करना है क्यों पीछे हैं भाई, और हम इसको कैसे पता करें। फिर उसके लिए उसके बाद बीच में कहीं जैसे एमए का कॉन्सेप्ट आया, सीए का कॉन्सेप्ट आया, मेंटल एज का, क्रोनोलॉजिकल एज का, ठीक है। उसके बाद विलियम स्टर्न ने फिर आईक्यू का सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन नाम की कोई चीज होती है। उसके बाद टर्मन ने दे दिया आईक्यू का फॉर्मूला। क्या है आईक्यू का फॉर्मूला? आईक्यू का फॉर्मूला है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। बहुत इजी फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है। मेंटल एज क्या है? मेंटल एज जो रहती है, इट इज योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, आपकी क्षमता, दिमाग की जो एक रहती है ना कि एबिलिटी रहती है, आपकी उम्र के हिसाब से,
अब बच्चा 10 साल का जो बच्चा है वो 10 साल के हिसाब से ही सोचेगा, तो वो उसकी मेंटल एज है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? इट इज योर बायोलॉजिकल एज। सीए क्या है? मेनली बायोलॉजिकल एज, आपकी जो एक बायोलॉजिकल उम्र रहती है, कि जिस उम्र में आप हो। तो टर्मन ने ये जो फॉर्मूला दिया ना, IQ इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100, इसमें उन्होंने क्या बोला, एक होती है मेंटल एज, एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, एक होता है IQ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। आपने पता करना है, एक बच्चा है, मान लो उसका जो मेंटल एज है वो 10 साल का है, उसका क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज 10 साल का है। मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज सेम है, इट मींस ठीक है, एवरेज IQ तो होगा बच्चे का। तो अगर आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे इसको मेनली, तो 10/10 इंटू 100 क्या रहता है मेनली, IQ कितना निकला, इक्वल टू 100। जो 100 रहता है इट इज एवरेज IQ। IQ में एक एवरेज IQ हम 100 को बोलते हैं। तो इस बच्चे का, जिस बच्चे का, एक कंडीशन याद रखना है, जिसका MA इक्वल टू CA, उसका क्या रहेगा, IQ क्या रहेगा, एवरेज। ठीक है, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर मान लो मेंटल एज कम है, 8, ठीक है, 8 है, 8 बाय बायोलॉजिकल एज 10 है, क्रोनोलॉजिकल एज 10 है, इंटू 100 कितना निकला, 80। सेकंड केस, तो भाई 80 IQ, आपने, आपको एक चीज ध्यान रखनी कि जो 100 है वो हमेशा एवरेज IQ है। अब एवरेज IQ से नीचे चले जाओ तो 80 कम है ना 100 से, 100 से कम है। तो यहाँ पे क्या हुआ मेनली, इफ MA is less than less than CA, MA is less than CA, then IQ is less। ठीक है, उसका फिर बच्चे का लेस IQ है। इन व्हाट केस, अगर मेंटल एज कम है क्रोनोलॉजिकल एज से, जो कि ऊपर वाली यहाँ पे इन्होंने बताई है। ठीक है, ये डिजिट अगर कम है ना तो मीन्स कि मेंटल एज कम है। थर्ड कंडीशन, अब मान के चलिए मेंटल एज 12 है, यहाँ पे क्या है, मान लो मेंटल एज 12 है और बायोलॉजिकल एज 10 है, तो क्या रहेगा, 12/10 इंटू 100, सीधा सा हिसाब है 120। इफ MA is greater than CA, then IQ is high। 3 कंडीशंस, इसको नोट करना है, समझना है। नोट तो कर लोगे बाद में, पहले इसको समझिए क्या कंडीशंस है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, यहाँ पे मेनली IQ की बात हो रही है। ठीक है, IQ की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने यहीं से शुरुआत की थी कि भाई इन्होंने क्या किया, बिनेट ने शुरुआत की। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम इंटेलिजेंस को मेजर करेंगे, हम देखेंगे ये क्या है, मेनली कॉन्सेप्ट है क्या। उसके लिए उसके बाद उन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट 1908 में ये कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, फिर उन्होंने स्टर्न ने कॉन्सेप्ट दे दिया IQ का, फिर फॉर्मूला आया टर्मन के द्वारा। टर्मन ने ये जो फॉर्मूला दिया है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैंने 3 कंडीशंस बताई आपको। अगर जो ऊपर वाली डिजिट है वो लेस है, वो कम है, ठीक है, देन ऑब्वियसली यहाँ पे IQ लेस होने वाला है। ये अंडरस्टूड है। IQ कब लेस होता है, जब मेंटल एज कम होती है। मान लो एक बच्चा जो 10 साल का है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं वो सिर्फ 8 साल के बच्चे जितनी है। ठीक है, या 8 साल का बच्चा है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी 6 साल के बच्चे जितनी है। वो एक बच्चा जो फर्स्ट में है वो सिर्फ LKG UKG का ही समझ पा रहा है, उस फर्स्ट सेकंड के कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे। देन उसका मेंटल एज कम है, इट मींस उसका IQ भी कम होगा। बट एक बच्चा जो फर्स्ट में है वो थर्ड क्लास जितना कर पा रहा है, अपनी मेंटल एज जो उसकी रहेगी, एक एवरेज मेंटल एज उससे ज्यादा कर पा रहा है, इट मींस उसका IQ क्या है, हाई है। ठीक है, क्लियर। लास्ट केस, ये वाला एवरेज वाला, वो तब होगा जब मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज, जो कि मैक्सिमम केसेस में होता है। मैक्सिमम ये होता है ना, जो हमारी मेंटल एज है, जो जिस, मान लो जो बच्चा, मान लो अगर फर्स्ट क्लास में, अगर वो फर्स्ट क्लास का सिलेबस समझ पा रहा है, इट मींस वो एवरेज बच्चा है। और मैक्सिमम पॉपुलेशन एवरेज IQ में फॉल करती है। क्लियर। सो ये 3 केसेस आपको याद रखने हैं, फॉर्मूला आपको आएगा
आपको मेंटल एज पूछी जाती है, आपको क्रोनोलॉजिकल एज पूछी जाती है। सी, यहाँ पे एक चीज और है, आपको मान लीजिए वहां पे सीधा ये नहीं लिखा होगा कि एमए है या सीए है, वहां पे आपको घुमाएंगे क्वेश्चन। कैसे घुमाएंगे? बोलेंगे कि एक बच्चा जो कि इतनी उम्र का है, 12 साल का है, 14 इयर्स का है, वो कितना समझ पा रहा है? थोड़ा सा आपको मतलब लैंग्वेज क्या करते हैं, सी टेट में मेनली काम क्या करते हैं ये आपको थोड़ा सा लैंग्वेज पे आपकी कमांड होना जरूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन को बहुत ट्रिकी सा बना देते हैं, लैंग्वेज को टफ कर देते हैं। चीजें सेम ही है, यही चीजें पूछी जाती हैं, बस लैंग्वेज को थोड़ा टफ कर देते हैं, जिसके लिए कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। तो आपको पूछ लिया गया अगर ऐसा क्वेश्चन, तो आपने आईक्यू का फॉर्मूला डाल के इसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, उसको भी आपको सॉल्व करके देखना है। आई होप इट इज क्लियर। क्या है आईक्यू? मेनली मेंटल एज, इट इज द टिपिकल इंटेलिजेंस लेवल फाउंड फॉर पीपल एट अ गिवन क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, आपका जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल होता है पर्टिकुलर आपकी उम्र के हिसाब से, वो आपकी मेंटल एज होती है। क्रोनोलॉजिकल एज इज योर बायोलॉजिकल एज। क्लियर? डन। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये जो हम बात कर रहे थे कि आईक्यू की, ठीक है, हम बात कर रहे थे इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की। ठीक है, हमने बात की आईक्यू की। हम बोल रहे हैं जो एवरेज आईक्यू है वो कितना होता है? वो 100 होता है। हमारे लिए एक या फिर एक जो एक एवरेज आईक्यू है, उसको अगर हम देखें मेनली 100। ठीक है, लेस देन 100 जो रहता है वो बिलो एवरेज चला जाएगा, बिलो एवरेज चला जाएगा। मोर देन 100 जो रहता है वो अबव एवरेज चला जाएगा। तो आपको अब यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन को समझना पड़ेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमें यहाँ पे समझना है आईक्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसको मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। इजीली समझ जाओगे, एक कर्व है उसी के थ्रू हम समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बैच को लेके इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, बैच को आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, 599 में चीजें बहुत ही स्मूथली जा रही हैं। कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ रहे हैं। बट यस, अगर आप साथ साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो, मॉक टेस्ट चाहते हो, तो भाई फिर आपको बैच परचेज करना पड़ेगा। थोड़ी और क्लैरिटी के लिए लाइव सेशंस होते हैं, मेनली आपके टीचर्स आपके डाउट्स को साथ साथ सॉल्व करके देते हैं। जब एग्जाम्स आएंगे तो आपके लिए और भी बहुत चीजें रहेंगी जो हेल्पफुल होगी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम बात करते हैं मेनली आईक्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसी इसी को हम समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक एनपीसी कर्व है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इसको बोला जाता है। एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। मैं आपको चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं समझा रही हूँ, बहुत सिंपल भी नहीं समझा रही हूँ, हम उस तरीके से पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। एनपीसी कर्व क्या होता है? मेनली एक ऐसा कर्व जो कि बोथ साइड्स आर इक्वल। अगर आप इसको दोनों को ऐसे करके देखेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो इनकी दोनों साइड्स इक्वल है। मतलब ये जो साइड्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड दिस वन, बोथ आर इक्वल, सिमेट्रिकल कर्व होता है ये। ठीक है, बोथ साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इंटेलिजेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे रहेगा 90 मान लीजिए, एंड हेयर 110। ये जो रहता है ना यहाँ पे, ये है हमारा एवरेज आईक्यू। इट मींस 90 टू 110 इज एवरेज आईक्यू। ठीक है, 90 टू 110 एवरेज आईक्यू। एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पे फॉल करती है इस एरिया में। मैक्सिमम पॉपुलेशन, देखो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये कर्व ऐसे ऊपर को जा रहा है, यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है। मान लो ये पॉपुलेशन है, सबसे कम पॉपुलेशन इस साइड है, ये वाले एंड्स में, एक्सट्रीम एंड्स में। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है। तो ज्यादा लोग, मान लो एक पूरे आप मान के चलिए कि मैक्सिमम यहीं पे फॉल कर रहे हैं। क्लियर? तो ज्यादातर लोगों का आईक्यू क्या रहता है? एवरेज आईक्यू होता है। जब हम इस कंडीशन इस साइड जा रहे हैं, धीरे 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 पॉपुलेशन कम हो रही है। यहाँ पे भी पॉपुलेशन कम हो रही है, बहुत कम है जो इस आईक्यू पे होते हैं, और बहुत ही कम है जो इस आईक्यू में होते हैं, जिनका 140 प्लस चला जाता है, जिसको हम गिफ्टेड बोलते हैं। गिफ्टेड मतलब वेरी हाई आईक्यू। गिफ्टेड केस होते हैं, कुछ बच्चे गिफ्टेड बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, दे आर स्पेशल चिल्ड्रन।
दे आर स्पेशल चाइल्ड, क्योंकि उनको उनका आईक्यू हाई है। फिर वो बच्चे वो होंगे ना जिनका मेंटल एज बहुत ज्यादा है, वो फर्स्ट में पढ़ रहे हैं तो उनको थर्ड का भी समझ आ रहा है, तो आप उनको फर्स्ट में नहीं पढ़ा सकते, फिर आपको एक्सेलरेशन करना पड़ता है, आपको उनको स्पीड अप करना पड़ता है कि भाई चलो ठीक है, इनको थोड़ा सा करिकुलम इनका थोड़ा अलग करें, थोड़ा, क्योंकि बच्चे को जल्दी समझ आ रही है चीजें, तो आप उसका टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, फिर आपको उसके हिसाब से करिकुलम प्रिपेयर करना पड़ता है। सेम फॉर दिस केस, ये बच्चे होते हैं इनका आईक्यू बहुत लेस होता है, आप इनको वो ये बच्चा फर्स्ट क्लास के हिसाब से नहीं पढ़ पा रहा है, ये मान लो ये एलकेजी या नर्सरी के हिसाब से पढ़ पा रहा है। अब इस बच्चे के साथ क्या करोगे आप? इनको आपको बहुत स्लोली करवाना पड़ेगा। इनको अगर आप एक्सेलरेशन के थ्रू करवाओगे, इनको आपको थोड़ा-सा स्लोली करवाना पड़ेगा। वहाँ पे स्पीड फास्ट नहीं चाहिए। हम उनको फिर बिल्कुल ब्रेक डाउन करके चीज़ें समझाते हैं इन बच्चों को। तो ये रहता है, ये एक्सट्रीम एंड्स होते हैं, यहाँ पे बहुत कम लोग फॉल करते हैं, कम बच्चे फॉल करते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन फॉल करती है। हमें अब क्या समझना है बेसिकली, मैं आपको दोनों केसेस समझाऊँगी। एवरेज के बिल्कुल दोनों एंड्स, एवरेज के अगर अगर बिलो एवरेज केसेस क्या होते हैं और अबव एवरेज केसेस क्या होते हैं, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, आईक्यू में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हम पहले बात कर लेते हैं, चलिए ठीक है, हम बात करते हैं अबव एवरेज केसेस की। हमने क्या बोला, एवरेज आईक्यू क्या होता है, 90 टू 110, इसको भी साथ साथ लिख लेना, 90 टू 110 हमारा एवरेज आईक्यू है। 110 से लेके मान लो 120 रहता है, ठीक है, अबव एवरेज, इसको बोलते हैं हम अबव एवरेज। 120 टू 130 केसेस को बोल देते हैं सुपीरियर, ठीक है। 130 टू 140 वेरी सुपीरियर, ठीक है, ये हाई आईक्यू रहते हैं मेनली। एंड फिर 140 प्लस जो रहता है, दीज आर गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं? वो बच्चे जिनमें मेनली बहुत सारी इनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स इनकी बहुत सारी होती है। हाई आईक्यू होता है बच्चे का, अ, बहुत समटाइम्स दे आर आल्सो क्रिएटिव, क्रिएटिव थिंकिंग होती है इनकी, हाई आईक्यू होता है, दे आर वेरी कमिटेड, ठीक है। तो गिफ्टेडनेस की अगर हम बात करें तो 140 प्लस आईक्यू चला जाता है। चिल्ड्रन दे आल्सो, इनको भी हम अलग से ही रखते हैं कि मतलब इनके लिए करिकुलम सिलेबस थोड़ा डिफरेंट रहता है, इनको इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन चाहिए होती है इन बच्चों को भी, गिफ्टेड बच्चों को भी, नहीं तो उनका जो कैलिबर है ना, जो गिफ्टेडनेस है वो वेस्ट हो जाएगी अगर हम उनको एवरेज के साथ पढ़ाएंगे। तो इसके लिए हमें एक्सेलरेशन करना पड़ता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स बनाने पड़ते हैं फॉर इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन, ठीक है। ये हमारे अबव एवरेज केसेस हो गए। यहाँ पे हमने अभी बात की इन केसेस की, अबव एवरेज केसेस की। अब हम बात करेंगे बिलो एवरेज केसेस की। बिलो एवरेज केसेस में क्या आएगा मेनली, यहाँ पे हमने बात की थी 90, ठीक है। 90 की अगर हम बात करें, 80 टू 90 जो रहता है, ये होता है बिलो एवरेज, ठीक है। 80 टू 90 इज बिलो एवरेज, ठीक है। 70 टू 80 होते हैं केसेस जो मेनली होते हैं बॉर्डर लाइन केसेस, हम उनको स्लो लर्नर्स भी बोलते हैं। बॉर्डर लाइन, हम इन बच्चों को स्लो लर्नर्स भी बोलते हैं, इनको समझ आता है बट थोड़ा टाइम लगता है, तो इनके लिए हमें रेमिडियल क्लासेस रखनी पड़ती है, रेमिडियल क्लासेस इंपॉर्टेंट होती है। तो बिलो एवरेज केसेस ये रहते हैं, बॉर्डर लाइन केसेस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें ना कुछ चीजें याद रखनी है यहाँ पे, फ्रॉम 55 टू 70, these are mainly mild, mild। अब यहाँ से इस मतलब लेस देन 70 की बात हो रही है। यहाँ से हम जो बच्चे होते हैं इनको बोलते हैं जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल, इनको हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और रिटार्डेशन की अगर हम बात करें ना, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। Here, there are different types of disabilities, physical disability, intellectual disabilities, ठीक है। तो intellectual disability क्या होती है, when you are not that much intelligent, मतलब अब हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो जब बच्चे का आईक्यू कम होता है, लेस देन 70 होता है, तो वो बच्चे हम उनको वो इन बच्चों को भी हम यही बोलते हैं, दे आर ऑल्सो स्पेशल चिल्ड्रन, इनकी स्पेशल नीड्स होंगी। अब इन बच्चों की स्पेशल नीड्स होंगी, बट यहाँ पे जो मेंटली, जो सॉरी, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो माइल्ड है,
55 टू 70 आईक्यू जो रहता है ना मेनली, यहाँ पे 55 टू 70 वालों को माइल्ड केसेस, हम उनको माइल्ड केसेस बोलते हैं, ठीक है, माइल्ड केसेस। 40 टू 45 इनको हम बोलते हैं मॉडरेट, ठीक है। देन 25 टू 40 को हम बोलते हैं सीवियर केसेस, एंड लेस देन 25 आर profound cases, profound cases, क्लियर, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात हो रही है मेनली यहाँ पे, मेंटल मतलब बच्चे को अगर रिटार्डेशन है, थोड़ी सी मेंटल रिटार्डेशन की अगर हम बात करें, तो जब आईक्यू कम चला जाता है ना, लेस देन 70 चला जाता है ना, तो ये 4 कैटेगरीज आती है, आपको इन चारों कैटेगरीज को याद, ठीक है। अब एक और चीज है, जो माइल्ड केसेस है ना, जिनको थोड़ी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यू ये जो ग्रुप है ना, इनको हम बोल सकते हैं एडुकेबल ग्रुप, इनको आप सिखा सकते हो, इनको हम एजुकेट कर सकते हैं। मॉडरेट वालों को हम ट्रेन कर सकते हैं, इनको ट्रेन कर सकते हैं, इनको मॉडरेट को ट्रेनिंग इन द सेंस कि आप उनको जो बेसिक काम होते हैं उनको वो सिखा सकते हैं, जो कि उनको एक जीवन जीने के लिए उनके लिए जरूरतें हैं, वो काम इनको आप सिखा सकते हो, ट्रेन कर सकते हो। सिवियर केसेस में इस इन केसेस को चाहिए एक सुपरवाइजर, उनको कोई ना कोई चाहिए। बट प्रोफाउंड केसेस इनको भी, ये भी डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट है। प्रोफाउंड केसेस मेनली वो केसेस है फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं किसी पे, उनको कोई ना कोई चाहिए होता है, बिकॉज वेरी लेस आईक्यू, अब देख पा रहे हो आईक्यू 25 से भी कम है, तो दीज आर प्रोफाउंड केसेस, इनको अपने लिए कोई एक इंसान इनके साथ हर टाइम चाहिए, जो उनकी हेल्प करे, चाहे एक छोटा सा भी काम है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम, क्या करते हैं हम, ब्रश कर रहे हैं मान लीजिए, वो भी कोई और करवाएगा, तो खुद से नहीं कर पाएंगे, दीज आर प्रोफाउंड केसेस। तो बच्चे की इंटेलेक्चुअल जो रिटार्डेशन है, वो मेंटल रिटार्डेशन बहुत ही ज्यादा है इस केस में, 25 अगर आईक्यू से कम है, ठीक है। तो ये जो केसेस होंगे ना, ये बिलो एवरेज केसेस होते हैं, ये चले जाएंगे इस कैटेगरी में, यहाँ पे, यहाँ से ये वाले, ये है बिलो एवरेज, ये अबव एवरेज, ये बिलो एवरेज। अब आपको हमने बोला 55 से नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन फॉल कर रही है, सेम यहाँ पे भी बहुत कम पॉपुलेशन फॉल करती है, दोनों केसेस में ऐसा ही होता है। 140 प्लस चला जाएगा तो बहुत कम बच्चे आएंगे, मतलब 1 to 2% ऑफ पूरी पॉपुलेशन, गिफ्टेड बच्चे बहुत कम होते हैं, 1 to 2%। वैसे ही मेंटल रिटार्डेशन के जो केसेस होते हैं, अगर हम लेस देन 25 की बात करें, तो बहुत कम होते हैं, 1 से 2% बस, क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ये आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं इंटेलिजेंस का, हमें सिर्फ इतना ही समझना है इंटेलिजेंस है क्या। आप इसमें डेफिनेशन की बात कर सकते हो, जो डेफिनेशन मैंने बताई, आपको एक ओवरव्यू दिया मैंने कि इंटेलिजेंस होता क्या है, आईक्यू क्या होता है, क्योंकि आईक्यू, इंटेलिजेंस को समझते समझते हमें आईक्यू को भी समझना है, इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, क्योंकि ये एक टेस्ट की तरह है। आप कैसे असेस करोगे किसी का इंटेलिजेंस क्या है, तो आपको एक स्केल चाहिए ना, स्केल मान लो आपको कोई एक मेजरिंग स्केल, या कह सकते हो ना, आप अपना वेट चेक करते हो, तो आपको एक वेइंग स्केल चाहिए होता है, वेइंग मशीन चाहिए होती है, कि भाई इससे मुझे पता चलेगा मेरा वेट ये है, कहीं मैं ओवरवेट तो नहीं हूँ, या मैं अंडरवेट तो नहीं हूँ। तो इंटेलिजेंस का भी तो एक लेवल पता करना होता है ना, हम कब कब पता करते हैं, जब हमें लग रहा है कि ये बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहा है अपनी नॉर्मल जिंदगी में, तो हम क्या करते हैं, फिर हमें उसके लिए स्किल्स चाहिए होते हैं, आईक्यू स्किल्स इसीलिए जरूरी होते हैं, टू मेजर और टू असेस इंटेलिजेंस। हम इसमें मेनली हम ये आईक्यू स्केल एक टेस्ट की तरह वर्क करते हैं, जो आपकी इंटेलिजेंस को मेनली मेजर करते हैं, क्लियर। सो मेनली ये आज का टॉपिक था, ठीक है। आज हम बेसिकली इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आया है कि इंटेलिजेंस क्या होती है। इंटेलिजेंस एक क्षमता है, एक एबिलिटी है इंसान की, जो हमारी हेल्प करती है, हमारे यहाँ से हमें हेल्प मिल रही है, हमारे पास ये एक एबिलिटी है भाई, हम इसी की वजह से अपने आप को किसी ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर ही लेते हैं, कैसा भी मौसम है, कैसी भी सिचुएशन है, कैसी भी जगह है, कैसे भी लोग हैं, हम अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं ना, किस वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से हम दिमाग लगा पा रहे हैं कि यस भाई, मान लीजिए आपको लग रहा है आप आज किसी एक ऐसी कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हो, तो वहां पे वहां की भाषा अलग है, वहां की करेंसी अलग है, वहां के लोग अलग है, पूरा इन्वायरमेंट ही अलग है, कैसे एडजस्ट करोगे,
ये आपकी हेल्प कर रहा है, ये इंटेलिजेंस। वहां पे आपकी डिग्रीज नहीं इतनी काम आती हैं, वहां पे आपका दिमाग काम आता है ना। तो ये इंटेलिजेंस हमारी एक क्षमता है, एबिलिटी है इंसान की, हमारी हेल्प कर रही है चीजों को समझने में, टू अंडरस्टैंड थिंग्स। इसका मतलब ये है कि आपको समझने में हेल्प कर रही है चीजों को, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पे क्या लिखा है, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज, दे आर नोन एज। एक बच्चा है जिसकी MA इज लेस देन CA, उनको क्या बोला जाएगा, गिफ्टेड बोला जाएगा, नॉर्मल बोला जाएगा, लर्निंग डिसेबल्ड बोला जाएगा, रिटार्डेड चिल्ड्रन बोला जाएगा। तो किसने यहाँ पे टिक भी किया हुआ है, बट ये आंसर करेक्ट ही है। गिफ्टेड बच्चे कौन से होते हैं, हाई IQ वाले, IQ इनका हाई होता है, इनकी मेंटल एज इज हायर देन क्रोनोलॉजिकल एज। नॉर्मल बच्चा मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज। लर्निंग डिसेबिलिटी IQ से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं करवाऊंगी टॉपिक आपको, इसका IQ से कोई लेना देना नहीं है। एक जो बच्चा है जिसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो किसी एक पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे वो रीडिंग है, चाहे वो राइटिंग है, चाहे कुछ और है, बट IQ का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ये आंसर नहीं जाएगा, तो रिटार्डेड आएगा, मेंटल रिटार्डेशन मेनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, पीपल विद मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वुड हैव एन IQ इन द रेंज ऑफ। यहाँ पे अब फिर हमने 4 केसेस पढ़े, ये तभी मैं आपको कह रही थी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो हमने अभी किया ना IQ का डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्होंने बोला है कि पीपल विद मॉडरेट, हमने पढ़ा पहले माइल्ड, ऐसे याद रखना, पहले माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, प्रोफाउंड। हमने शुरुआत की 70 से, 70 टू 55 इज द माइल्ड केसेस, ठीक है। फिर हम आगे 55 टू 40 पे। अब आपको यहाँ पे देखना है 55 या 52, ये बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि देखो कहीं पे देयर आर डिफरेंट स्केल, WHO अलग से बता रहे हैं, WHO में अलग से बताया है कि जो भी IQ का डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर मेंटल रिटार्डेशन, कहीं पे कुछ और है, वेस्लर स्केल के अकॉर्डिंग कुछ और है। आपने एक आइडिया लगाना है, मान लो अभी यहाँ पे ये गिवन है, यहाँ से हमने हिसाब लगाना है कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो 10 टू 19 तो छोड़ दीजिए, नहीं है। 55 टू 70 भाई माइल्ड है, माइल्ड, इट इज मेनली माइल्ड केसेस। माइल्ड के नीचे आएगा मॉडरेट है, फिर सिवियर एंड प्रोफाउंड। सो ये माइल्ड है, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। ये क्या था, 20, 34, 35 टू 20, ये आपका सिवियर केस बन सकता है। 20 से कम चले जाओ अगर आपने यहाँ पे प्रोफाउंड बोलना है, तो ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर इज 35 टू 50, 49, एक इंटरवल स्केल के हिसाब से 35 टू 50 या 49 इज द मॉडरेट केस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। आई होप इट इज क्लियर, आई होप ये चीज समझ आई है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कभी आपको जो मैंने करवाया है, कभी आपको ऐसे भी गिवन हो सकता है, कैसे भी मिलता है, बट यहाँ पे आपने अपने हिसाब से एक आइडिया लगा लेना है कि यस ये 4 केसेस क्या हो सकते हैं, क्लियर है। जैसे अब जो मैंने करवाया था यहाँ पे, ठीक है, जो हमने भी किया है, तो ये डिफरेंट स्केल्स के अकॉर्डिंग एक्चुअली हम करते हैं चीजें, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है मॉडरेट का ही है। अब एक क्वेश्चन और है, अ चाइल्ड ऑफ 16 इयर्स, 16 साल का बच्चा है, मतलब इसकी CA गिवन है, IQ स्कोर है 75, व्हाट विल बी द डैश इयर्स, हिज मेंटल एज विल बी डैश, मतलब आपको MA निकालना है, तो कुछ नहीं है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है IQ इक्वल टू MA बाय CA इंटू 100। IQ गिवन है, MA आपको निकालना है तो निकालिए, CA भी गिवन है, बायोलॉजिकल एज गिवन है, आपने यहाँ पे MA निकालना है। तो बस आपको एक कैलकुलेशन करनी है बेसिक सी। अगर क्वेश्चन आया कोई भी, मैथ का कोई क्वेश्चन आया ना अगर इसमें से, तो यही क्वेश्चन आएगा, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, IQ का क्वेश्चन बस आ सकता है, ठीक है। सो ये था आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ आया है इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बार बार बोल रही हूँ चीज, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है इस पे। इसके अलावा थ्योरीज की बात करने वाले हैं अगली क्लासेस में, और टेस्ट की बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में, इसी को डिस्कस करेंगे। तो ये चीज है। बाकी अगर आप लोग चाहते हो बैच को अगर आप परचेज करते हो, तो ये गारंटी है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा,
बहुत ईज़ी चीज़ें हैं, बट एक स्ट्रैटेजी आपको चाहिए। इन बच्चों ने भी एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, बहुत ही ईज़िली आप ये एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते हो, ठीक है? और आपको कोई और डिटेल चाहिए बैच को लेके या किसी और बारे में आपको कुछ पूछना है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही है, बाकी जो भी हम टॉपिक्स करेंगे कॉन्सेप्ट सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। कॉन्सेप्ट सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। आपने वहाँ पे कमेंट करके पूछ लेना है, क्या-क्या आपके डाउट्स होते हैं, ठीक है? आपको साथ ही साथ आपको आंसर्स मिल जाएँगे। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।